नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लूसेंट सीरीज को दोस्तों। ठीक है, हम दोस्तों लूसेंट सीरीज को कवर कर रहे थे। हम दोस्तों भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम इस वीडियो में खास करके प्रागैतिहासिक काल के बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक एक लाइन को पढ़ने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है, यानी एक एक लाइन से सवाल निकलने वाला है और नोट्स खास करके बनाते चलिएगा। जो मैं सवाल बताऊंगा उसको आप नोट करते चलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, पूरा देखिएगा और वीडियो के बाद जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले बात करेंगे कि अरिकमेडु दोस्तों, समझिएगा। अरिकमेडु जो दोस्तों ये कहाँ पे है? मेन रूप से पुडुचेरी के निकट में है। कहाँ है ये? पुडुचेरी के निकट है दोस्तों अरिकमेडु। अरिकमेडु से दोस्तों क्या मिला है? तो रोमन सिक्के प्राप्त हुए, याद रखिएगा। अरिकमेडु से क्या प्राप्त हुए हैं? तो रोमन सिक्के। यहाँ से सवाल बन सकता है कि रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अरिकमेडु से प्राप्त हुए हैं, जो दोस्तों कहाँ पे है? पुडुचेरी के निकट है। पुडुचेरी क्या है दोस्तों? वर्तमान में भारत के तो केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे नोट, कुछ दोस्तों नोट है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे पहले भारत के संबंध, यानी कि सबसे पहले भारत का संबंध किसके किसके साथ था? देखिए, बर्मा के साथ था दोस्तों। किसके साथ था? बर्मा। बर्मा यानी म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बर्मा जो है ये म्यांमार का पुराना नाम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्वर्ण भूमि दोस्तों, याद रखिएगा कि बर्मा को स्वर्ण भूमि के रूप में भी जाना जाता है। यानी वर्तमान में क्या है दोस्तों? तो म्यांमार है। ठीक है, यानी स्वर्ण भूमि जो है वर्तमान में क्या है? म्यांमार। यानी म्यांमार को ही बर्मा कहा जाता है और म्यांमार को ही स्वर्ण भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसका संबंध था भारत के साथ? तो बर्मा के साथ था। मलाया, मलाया दोस्तों, इसको मलाया को सुमात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुमात्रा, जिसको दोस्तों स्वर्ण द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नाम से? तो स्वर्ण द्वीप के नाम से दोस्तों मलाया, जिसको सुमात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको सुमात्रा भी बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करेंगे समझिएगा यहाँ पे, देखिए कंबोडिया, यानी कंबोडिया के साथ संबंध था दोस्तों भारत का। मलाया यानी कि सुमात्रा के साथ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सुमात्रा को स्वर्ण द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों कंबोज, यानी कंबोडिया को पहले कंबोज के नाम से जाना जाता था प्राचीन में, और वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है कंबोडिया को? तो कंबोज को कंबोडिया के नाम से जाना जाता है। कंबोडिया दोस्तों एक देश है जिसकी राजधानी क्या होता है? आपको ध्यान रखना है, नोम पेन्ह होता है। क्या होता है? नोम पेन्ह। ठीक है, नोम पेन्ह जो होता है ये कंबोडिया की राजधानी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जावा दोस्तों, ठीक है, जावा यानी इसको जो है यव द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भारत का संबंध किसके किसके साथ था? बर्मा के साथ था, सुमात्रा के साथ था, कंबोडिया और जावा के साथ था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली, ठीक है, नागर शैली कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर भारत के मंदिरों की जो कला शैली है वो कौन सी शैली कहलाती है? नागर शैली कहलाती है। एवं दक्षिण, ठीक है, एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली जो है वो द्रविड़ शैली कहलाती है। किसी शैली कहलाती है? द्रविड़ शैली। यहां पे सवाल पूछेगा, सवाल ये पूछेगा कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? तो नागर शैली कहलाती है और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली कहलाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे कि दक्षिणापथ। देखिए, दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर, ठीक है, और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव हुआ है। ठीक है, यानी कि बात करते हैं कि दक्षिणापथ के बारे में अगर बात करेंगे तो दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का खास करके प्रभाव पड़ा है। इसीलिए वो क्या कहलाती है दोस्तों? यह जो है बेसर शैली कहलाती है। क्या कहलाती है? बेसर शैली। जब दोनों का प्रभाव पड़ा, किसका किसका? नागर का और द्रविड़ का, ठीक है, दोनों शैली का प्रभाव पड़ा है तो क्या कहलाया है? बेसर शैली कहलाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से 2-3 सवाल बन गया दोस्तों सबसे पहले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे पंचायतन के बारे में। समझिएगा दोस्तों, पंचायतन, देखिए ये जो शब्द है पंचायतन, पंचायतन शब्द जो है ये मंदिर रचना शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मंदिर रचना शैली से संबंधित है दोस्तों पंचायतन। आइए इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, समझिएगा, देखिए पंचायतन के बारे में बात करते हैं। पंचायतन शब्द जो है ये खास करके मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह हिंदू मंदिर, देखिए एक हिंदू मंदिर तब कहलाता है जब पंचायतन शैली, यानी एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर, ठीक है, मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है।
देखिए एक जो मुख्य मंदिर होता है वो 4 सहायक मंदिरों से अगर घिरा होता है दोस्तों, तब वो एक क्या कहलाता है, एक हिंदू मंदिर कहलाता है। यानी कि एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है, तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर जो होता है वो 4 अन्य मंदिरों से और घिरा हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए पंचायतन मंदिर के उदाहरण कौन कौन सा है, सबसे पहले बात करेंगे तो कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये मेन रूप से कहाँ है, खजुराहो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बहरेश्वर मंदिर दोस्तों ये कहाँ पे है, ये भुवनेश्वर में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, याद रखिएगा लक्ष्मण मंदिर भी दोस्तों कहाँ पे है, ये खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर दोस्तों ये कहाँ है, तो ये मेन रूप से भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। दशावतार मंदिर दोस्तों अगर बात करते हैं तो ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है दशावतार मंदिर। और गोंडेश्वर जो मंदिर है ये महाराष्ट्र में है। तो ये सब जो मंदिर है कौन कौन सा, कंदरिया महादेव मंदिर, बहरेश्वर मंदिर, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर, लिंगराज मंदिर, दशावतार मंदिर, उसके बाद फिर कौन सा है, गोंडेश्वर मंदिर। ये जो मेन रूप से है, ठीक है, ये पंचायतन शैली का उदाहरण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में। किसके बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, समझिएगा। देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं, आइए समझते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। देखिए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, यहां पे समझिएगा कि इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास, ठीक है, यानी कि प्री हिस्ट्री, आर्ध इतिहास, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री, वह इतिहास यानी कि हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है। यानी मेन रूप से बात करेंगे इतिहास का विभाजन 3 भागों में हुआ है, प्रागैतिहास, ठीक है, प्री हिस्ट्री, आर्ध इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, याद रखिएगा इतिहास हिस्ट्री 3 भागों में विभाजित किया गया, खास करके जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं हुआ है। यानी जिस काल में, ठीक है, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य के बारे में बात करें, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का लिखित विवरण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि लिखित विवरण का उदय नहीं किया है, उसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिला है उसे क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आगे क्या है, आर्ध ऐतिहासिक काल। ठीक है, आर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे, देखिए ये उस काल को कहा जाता है, आर्ध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में, ठीक है, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। देखिए लिखा हुआ मिला है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते, उसे क्या बोलते हैं, आर्ध ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, आर्ध ऐतिहासिक काल उसे बोलते हैं जिस काल में, ठीक है, लेखन कला के प्रचलन के बाद भी, यानी लेखन कला मिला है लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आर्ध ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे समझिएगा। देखिए दोस्तों, देखिए मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है। ठीक है, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। ठीक है, यानी लिखित रूप में जो उपलब्ध हो मेन रूप से उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ज्ञानी मानव, ठीक है, ज्ञानी मानव जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, होमोसेपियंस। याद रखिएगा जो मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, होमोसेपियंस होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ज्ञानी मानव यानी कि होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पहले हो चुका था। यानी मानव का जो प्रवेश है खास करके इस धरती पर, ठीक है, 30 या 40 हजार वर्ष पहले हो चुका था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि पूर्व पाषाण युग, समझिएगा पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार था। ठीक है, यानी पूरा पाषाण काल के मानव का जो मुख्य जीविका था, यानी उसका जो मुख्य पेशा था क्या था, शिकार करना था। क्या करना था दोस्तों, शिकार करना। देखिए शिकार जो है ये पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। यहां से सवाल पूछेगा कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे, तो शिकार करना इसका साधन था। क्या करना था, शिकार करना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे कि जो आग का आविष्कार हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है कि आग का जो आविष्कार हुआ था ये पूरा पाषाण काल में हुआ था। सवाल पूछेगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, वह पूछेगा दोस्तों कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। याद रखिएगा कि
कि पहिए का जो आविष्कार हुआ था ये नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। यानी कि नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था और पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, ठीक है। ये आपको नोट करते चलना है। आगे अगर बात करेंगे यहाँ पे समझिएगा, देखिए थोड़ा समझिएगा कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति, ठीक है। देखिए पहले मनुष्य क्या हुआ करता था, घूमता था पूरा भारत यानी पूरा पृथ्वी घूम घूम के अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्य में, ठीक है, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जागृत हुई, ठीक है। यानी अस्थायी का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग अस्थायी घर होता है, ठीक है, हम लोग उसी घर में रहते हैं, ठीक है, वहीं आसपास कहीं काम करते हैं, फिर उसी घर में वापस आ जाते हैं। लेकिन उन लोग पहले ऐसा नहीं था, उन लोग घूम घूम के अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। किसको पालतू बनाया? कुत्ता को, ठीक है। सवाल पूछेगा कि सबसे पहले मानव ने किसको पालतू बनाया? तो कुत्ता को बनाया। और किस काल में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जागृत हुई मानव में? तो नवपाषाण काल में, ठीक है। किस काल में? नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ। और आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पुरापाषाण काल में हुआ, ठीक है। ये सवाल यहां से बन सकता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे सवाल आगे देखते हैं। देखिए आगे अगर बात करेंगे, समझिएगा, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। यह आपको ध्यान रखना है। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। किस धातु का? तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम जो औजार था वो कुल्हाड़ी था, ठीक है। यानी तांबा जो द्वारा बनाया गया जो प्रथम औजार था वो क्या था दोस्तों? कुल्हाड़ी। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। और उसके द्वारा बनाया गया पहला औजार क्या था? कुल्हाड़ी, ठीक है। कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हुआ खास करके? ये अतिरम पंकम से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कृषि का जो आविष्कार हुआ है खास करके, ठीक है, किस काल में? नवपाषाण काल में, ठीक है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में, ठीक है। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जागृत किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। अगर बात करेंगे कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है, ठीक है। यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल जो है खास करके मेहरगढ़, यानी मेहरगढ़ से कुछ अन्न उत्पादन हुआ है खास करके स्थल है मेहरगढ़। ये कहां पड़ता है? तो ये पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या था दोस्तों? तो गेहूं था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि कृषि के लिए, ठीक है, कृषि के लिए अपनाई गई जो सबसे प्राचीन फसल है, पुरानी फसल, वो क्या है? गेहूं। और गेहूं जो था ये पहला फसल था। कौन सी फसल था? पहला। एवं जौ थी। कौन था? गेहूं एवं जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या है? तो चावल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहां से समझिएगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या है दोस्तों? तो चावल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए कृषि का प्रथम उदाहरण अगर बात करेंगे तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कहां से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहां है दोस्तों? मेहरगढ़ जो है पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और खास करके कृषि का जो प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए कोल्डिहवा का संबंध जो है ये चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से प्राप्त हुआ है, ठीक है। यानी चावल के प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त हुआ है? कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है, कोल्डिहवा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। समझिएगा यहाँ पे कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार अस्फटिक, ठीक है, अस्फटिक यानी कि पत्थर के, किसके दोस्तों? यानी इसका मतलब क्या होता है? पत्थर। याद रखिएगा, अस्फटिक यानी कि पत्थर के बने थे। यानी कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के जो अधिकांश औजार थे, जो पहले के अधिकांश औजार की बात करते हैं तो किसके बने हुए थे? तो पत्थर के बने हुए थे, ठीक है। रॉबर्ट ब्रोसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में, ठीक है, भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सवाल पूछेगा कि बताइए, ठीक है, यानी कि सवाल पूछेगा कि रॉबर्ट ब्रोसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। सवाल पूछेगा कि पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की और कब की?
तो रॉबर्ट ब्रूस हुड ने किया था। कब किया था? 1863 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, समझिएगा यहाँ पे, देखिए समझिए। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे बताए थे कि रॉबर्ट ब्रूस हुड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति की खोज हुई थी। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस जगह पे, तो पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम, ठीक है, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। समझिए यहाँ पे, भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867, ठीक है, 1867 ईस्वी में हुई थी, जब C.L. क्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पशुपकरण, ठीक है, खोज निकाले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछेगा कि लघु पशानोपकरण, ठीक है, यानी कि लघु पशानोपकरण खोज कब निकाले थे? तो 1867 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो C.L. क्लाइकल के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। किस क्षेत्र में? तो विंध्य क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विंध्य क्षेत्र में। ठीक है, देखिए, भारत में मानव जो है अस्थि पंजर मध्यपाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। यानी कि मानव में, यानी भारत में मानव अस्थि पंजर जो है ये मध्यपाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ है। ठीक है, यानी 4000 ईसा पूर्व पहले हुआ है। ठीक है, यानी कि भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का जो प्रारंभ माना जाता है, कि नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 4000 वर्ष ईसा पूर्व पहले की बात कर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, समझिएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर बात करते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो। ये आपको ध्यान रखना है। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। यहाँ थोड़ा सा मोहनजोदड़ो के बारे में डिस्कस कर लीजिएगा। देखिए, मोहनजोदड़ो जो है कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है। आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि असम का अस्तेम्बरुम, ठीक है, श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है अश्वेतभ्रू गिबन जो है, ये भारत में पाए जाने वाला एकमात्र क्या है दोस्तों? मानव कपी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध किससे था? तो जॉर्वे संस्कृति से था। ये आपको ध्यान रखना है कि ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती जिसका संबंध किससे था? तो जॉर्वे संस्कृति थी। ठीक है, यानी इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध किससे था? किस संस्कृति से था? तो जॉर्वे संस्कृति से था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, किस संस्कृति से? जॉर्वे संस्कृति। ठीक है, देखिए, भारत में शिवालक की पहाड़ी से, ठीक है, जीवाश्म का प्रमाण मिला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछेगा कि भारत के किस पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है? तो शिवालक की पहाड़ी से। ठीक है, शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए, थोड़ा हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, देखिए, भीमबेटका जिसको दोस्तों भीम बैठका भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भीमबेटका जिसको भीम बैठका बोलते हैं। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। ठीक है, याद रखिएगा, यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, खास करके भीमबेटका। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से ही मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र जो है भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। याद रखिएगा, मेन रूप से भीमबेटका जो है ये कहाँ स्थित है?
तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज कब की गई थी? 1957-58 में किया गया था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा। ठीक है, वाकनकर के द्वारा किया गया था। खास करके याद रखिएगा किसका? भीमबेटका खोज 1967, 1957-58 में किया गया था। और ये जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, भीमबेटका का गुफा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। यहां सवाल पूछेगा कि बताइए कि भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, ठीक है, कब इसको राष्ट्रीय महत्व घोषित किया? राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया तो 1990 में किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां सवाल पूछेगा कि भीमबेटका क्षेत्र, ठीक है, यानी भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जुलाई 2003 में, ठीक है, यानी कि जुलाई 2003 में यूनेस्को ने, किसने? तो यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित कर दिया। किसको? तो भीमबेटका को। ठीक है, यहां से 2-3 सवाल पूछेगा। सबसे पहले कि भीमबेटका गुफा कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, इसको राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया गया? तो 1990 में किया गया है। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 2003 में शामिल किया गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? UNESCO। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों, समझिएगा। देखिए, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला जो प्रमाण है ये कहां से मिला है दोस्तों? सबसे पहला सवाल पूछेगा कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला जो प्रमाण है वो कहां से मिला है? तो नर्मदा घाटी से मिला है। कहां से मिला है? नर्मदा घाटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला जो प्रमाण है कहां से मिला है? नर्मदा घाटी से में मिला है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। ठीक है, यहां से सवाल पूछ सकता है दोस्तों कि बताइए कि प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजापति विभेदीकरण किसने किया था? तो ये किसने किया था? रिजले ने किया था। इन्हें प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, ये क्या थे? भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी भी थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ हो गया डिस्कस दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। अब लोग देखने वाले हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए डिस्कस करते हैं। रेडियो कार्बन यानी कि C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, देखिए अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग इसका प्रतिक्रिया दिया गया है। खास करके अगर बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है किसी के द्वारा दोस्तों। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 1800 ईसा पूर्व तक माना जाता है किसी के द्वारा। 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है खास करके। ठीक है, देखिए इसका जो विस्तार है कैसा है दोस्तों? त्रिभुजाकार है। ठीक है, याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है खास करके उसकी आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार आकृति है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए नोट में हम लोग थोड़ा सा देखने वाले, नोट समझिएगा। तिथि निर्धारण की कार्बन 14, ठीक है, की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा किया गया था। 1946 में किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आप सवाल पूछेगा कि कार्बन 14 का खोज किसने किया था? तो कार्बन 14 को खोज किए तो VF लीवी के द्वारा। कब किया गया था? तो 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 1946 में VF लीवी के द्वारा कार्बन 14 का खोज किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अगर बात करते हैं कि कार्बन 14 के द्वारा होता क्या, देखिए इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम होती है, जितनी ही कम रहती है, वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। यानी कि कार्बन 14 जिसमें जितना कम रहेगी वो उतना ही प्राचीन यानी कि पुराना माना जाता है। ठीक है, कार्बन 14 की एक खासियत है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता की खोज कब किया गया था? 1921 में किया गया था। किसके द्वारा? तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता जो है मेन रूप से
किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे, यहाँ पे समझिए। देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे सिंधु सभ्यता को आर्ध ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस युग में रखा जा सकता है, यानी कि कांस्युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को कैसी सभ्यता कहा जाता है? कांस्युगीन सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, और सिंधु घाटी सभ्यता को आर्ध ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा, इस सभ्यता के मुख्य, ठीक है, निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थी। कैसे थे? द्रविड़ थे एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे कि सर जॉन मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल जो क्या है दोस्तों? ये भारतीय प्रत्नतत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। ठीक है, यानी कि सर जॉन मार्शल जो थे ये भारतीय प्रत्नतत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। यानी कि सर जॉन मार्शल ने 1924 में, कब? 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविधता घोषणा की। ठीक है, यानी सबसे पहले किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविधता घोषणा की। किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कब किए थे? 1924 में किए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल। देखिए, अगर बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर, जो कहाँ स्थित है दोस्तों? बलूचिस्तान में। याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है दोस्तों? तो सुतकांगेडोर है, जो बलूचिस्तान में पड़ता है। पश्चिमी की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? सुतकांगेडोर है, जो कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है। उसके बाद दोस्तों पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? ये पूर्वी जो पुरास्थल है ये हिंडन नदी के किनारे। किस नदी किनारे? हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? जिला मेरठ में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी बात कर रहा है? पूर्वी की बात कर रहा है। ठीक है, पूर्वी की बात करेंगे। पूर्वी जो पुरास्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? वो है दोस्तों आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो दोस्तों ये हिंडन नदी किनारे बसा हुआ है, और किस जिले में है? जिला मेरठ में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और उत्तरी पुरास्थल की अगर बात करते हैं तो उत्तरी पुरास्थल जो है ये चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। चेनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, यानी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहां पड़ता है? मांदा, जम्मू कश्मीर। वह दक्षिणी पुरास्थल की अगर बात करते हैं तो गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद, जो कहां पड़ता है? जो जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी। ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता जो थी, या फिर इसी को बोलते, क्या बोलते हैं दोस्तों? सैंधव सभ्यता बोलते हैं। ये कैसी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। देखिए, सैंधव सभ्यता जो है दोस्तों, सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है कि केवल 6 नगर को बहुत बड़ी संज्ञा दी गई है। खास करके कौन कौन सा है यहाँ पे बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हड़प्पा है। उसके बाद दोस्तों गनवारी वाला, राखीगढ़ी, ठीक है, धौलावीरा और कालीबंगन दोस्तों। ठीक है, गनवारी वाला को दोस्तों बनावली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनावली। ठीक है, याद रखिएगा। मेरे से कहाँ है बनावली? हरियाणा में है। ठीक है, हड़प्पा दोस्तों कहाँ है? हड़प्पा की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये पाकिस्तान के मांडगो मिरी जिला में स्थित है। और ये दोस्तों मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़कना जिले में स्थित है, सिंध प्रांत के लड़कना जिले में स्थित है पाकिस्तान के। कालीबंगन दोस्तों राजस्थान में स्थित है। धौलावीरा दोस्तों गुजरात में है। और राखीगढ़ी दोस्तों कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। समझिएगा, यहाँ पे देखिए कुछ नोट है दोस्तों, उसको पढ़ते हैं। समझिएगा। देखिए, अगर बात करते हैं, नोट ये है कि धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। तो यहां से सवाल पूछेगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट कौन सा है जिसको यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है? तो वह दोस्तों धौलावीरा। ये कहाँ पड़ता है?
ये मेन रूप से गुजरात में है। कहाँ है ये आपको ध्यान रखना है, ये है गुजरात में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे अगला है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, यानी कि पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है वो कहाँ पे मिले हैं, गुजरात में खोजे गए हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये स्वतंत्र भारत हो गया था उसके बाद की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्थल जो पाए गए सिंधु घाटी सभ्यता का वो मेन रूप से गुजरात में पाया गया। जैसे कि लोथल कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है दोस्तों, वो भी गुजरात में है। और बहुत सारे ऐसे स्थल जो है वो मेन रूप से पाए गए हैं गुजरात में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों नोट के बारे में देखते रहिएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो है। सवाल पूछेगा कि सिंधु घाटी सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो है दोस्तों मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा जो स्थल है दोस्तों राखीगढ़ी है, ठीक है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है दोस्तों। वो घग्गर नदी किनारे से स्थित है। कौन सी नदी, घग्गर नदी, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। याद रखिएगा कि राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले में। इसकी खोज किया गया था 1963 ईस्वी में, ठीक है, सूरजभान के द्वारा। किसके द्वारा, तो सूरजभान के द्वारा राखीगढ़ी का खोज किया गया था। और ये सबसे बड़ा स्थल है भारत का, यानी कि भारत की अगर बात करते हैं तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो यहाँ से 2-3 सवाल बन चुका है, ठीक है। सबसे पहला सवाल क्या था कि यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में किसको शामिल किया है, तो धौलावीरा को सबसे पहले शामिल किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्थल कहाँ पाए गए हैं, तो गुजरात में, ठीक है। अगर बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो राखीगढ़ी है, जो हरियाणा पड़ता है। इसका खोज 1963 में, ठीक है, सूरजभान के द्वारा किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे आगे हम लोग बात करेंगे, समझिए, लोथल एवं सुत कांगेडोर, समझिएगा यहाँ पे। लोथल दोस्तों कहाँ है, ये गुजरात में है। सुतकोटदा, लोथल और सुतकोटदा ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल क्या है, बंदरगाह है दोस्तों। लोथल जो है ये भोगोवा नदी किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा जो गोदीवाड़ा जो प्राप्त हुआ है वो लोथल से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। लोथल एवं सुतकोटदा ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। कहाँ का बंदरगाह था, सिंधु सभ्यता का। देखिए जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे कि जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के जो प्रयोग है सबसे पहले कहां से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन कहां स्थित है, ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है। कहां स्थित है, राजस्थान में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी जो है कालीबंगन ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो स्नानागार प्राप्त हुआ है ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सभ्यता सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है। यानी सबसे बड़ा जो स्नानागार प्राप्त हुआ, सबसे बड़ी इमारत, वो कहां से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड है दोस्तों, ठीक है। कितना मीटर की लंबाई है इसका, यानी 11.88 मीटर लंबा है, ठीक है, यानी 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। तो अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुआ है, सवाल पूछेगा कि अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ। लोथल कहां है, गुजरात में। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे स्थित है और कालीबंगन दोस्तों ये घग्गर नदी किनारे स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुए हैं, लोथल से एवं कालीबंगन से। अगला बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले, कै मुख वाले, तो 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है, ठीक है, यानी 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। और किस देवता की, तो पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। किसकी मिली है, पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है, 3 मुख वाले। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। यहां से सवाल पूछता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, यहां से पूछेगा कि बताइए ये जो पशुपति का जो मूर्ति मिला है उसमें से कोई एक हटा देगा दोस्तों, वो पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ से सवाल सबसे पहले है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता का मिला है, किसका मिला है, पशुपतिनाथ का मिला है। और उनके चारों ओर कौन कौन विद्यमान है, हाथी, गैंडा, चीता और यहाँ पे भैंसा विराजमान है, ठीक है। और गाय दे देगा दोस्तों, गाय है या नहीं है, तो आपको पता है गाय तो है नहीं, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए
आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कांस्य नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहां से मिली है, तो ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, हड़प्पा की मोहरे, जो मुहर था हड़प्पा का, हड़प्पा की मुहर पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु, ठीक है, एक सींग वाले पशु का अंकन मिलता है। यदि एक सींग वाले, एक श्रृंगी का मतलब क्या होता है, एक सींग वाले पशु का जो मेन रूप से अंकन मिलता है, यानी हड़प्पा की मोहर पर सबसे अधिक एक श्रृंगी वाले पशु का अंकन मिलता है। यहां से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जो दिखाया गया है, कहां से दिखाया गया दोस्तों, तो मेन रूप से हड़प्पा की मोहर पर जो मेन रूप से एक सिंगी का जो अंकन मिलता है, वहीं से यहां से प्राप्त एक आयताकार मोहर में, ठीक है, एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाई देता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं कि मनके बनाने, ठीक है, मनके बनाने के कारखाने जो मिले हैं वो लोथल एवं चनहुदड़ो से मिले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि मनके बनाने का कारखाना मेनू से कहां मिला है, तो लोथल एवं चनहुदड़ो से मिला है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है, तो भाव चित्रात्मक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह जो लिपि है ये दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। ठीक है, भाव चित्रात्मक जो लिपि थी ये कैसे लिखी जाती थी, तो बाई से दाई ओर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी और कैसे लिखी जाती थी, तो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। ठीक है, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाई से बाई ओर और दूसरी पंक्ति बाई से दाई ओर लिखी जाती थी। यानी जब पंक्ति एक से अधिक जब होता था लाइन का, ठीक है, तो पहले कैसे लिखा जाता था, पहले दाई से बाई ओर लिखाएगा, उसके बाद पहले क्या लिखाएगा, दाई से बाई ओर, उसके बाद दोस्तों बाई से दाई ओर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, समझिएगा। देखिए, लेखन कला की उचित प्रणाली, ठीक है, समझिएगा यहां पे दोस्तों। देखिएगा कि लेखन कला, नोट है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। ठीक है, यहां से सवाल पूछेगा दोस्तों कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो सुमेरिया की सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ठीक है, यहां से सवाल पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई, तो ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति, ग्रिड पद्धति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो है ये सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। यानी घर के जो दरवाजा था और खिड़कियां था वो सड़क की ओर नहीं खुलते थे बल्कि पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, यानी लोथल नगर के दरवाजे जो है मेन रूप से वो किधर खुलते थे, तो घरों के दरवाजे मुख्य रूप से सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन कौन सा है, गेहूं है और जौ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन कौन सी है, गेहूं और जौ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए, सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मिठास के लिए यानी मीठापन के लिए हम लोग चीनी का उपयोग करते हैं, उन लोग शहद का उपयोग करते थे। ठीक है, मिट्टी से बने जो हल का साक्ष्य मिला वो कहां से मिला है, तो बनावली से मिला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहां से मिला है, तो बनावली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, यहां पे समझिएगा रंगपुर एवं लोथल। देखिए, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। ठीक है, सवाल पूछेगा कि चावल के दाने कहां से प्राप्त हुए हैं, तो रंगपुर से प्राप्त हुए हैं, लोथल से प्राप्त हुए हैं चावल के दाने। ठीक है, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। किसकी खेती होने का प्रमाण मिलता है, तो धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी चावल का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहां से, तो लोथल से। देखिए,
कोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। कहां कहां से? तो याद रखिएगा, सुतकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के क्या मिले हैं? अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तौल की इकाई सभ्यता कैसी थी? तो 16 के अनुपात में थी। किस अनुपात में? 16 के अनुपात में थी तौल की इकाई। ठीक है। सैंधव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के लोग जो थे यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। बैलगाड़ी का या फिर भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे, 2 पहियों वाली और 4 पहियों वाली। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 पहियों वाली, 4 पहियों वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के जो अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है, यानी मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का जो अभिप्राय है वो सिंधु सभ्यता से ही है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे, यहां पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, देखिए संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा कि हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था मेन रूप से किस वर्ग के हाथों में था? तो वणिक वर्ग के हाथ में था, वणिक वर्ग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सवाल पूछेगा कि बताइए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी यानी साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो पिगट ने कहा है। किसने कहा है? पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, यानी उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे? उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, सिंधु काल में विदेशी व्यापार हुआ करता था, यातायात वस्तुएं और प्रदेश, जैसे तांबा मेन रूप से खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान। ठीक है, याद रखिएगा। चांदी दोस्तों अफगानिस्तान और ईरान में। ठीक है, सोना दोस्तों कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। टीन हो गया अफगानिस्तान, ईरान। गोमेद ये हो गया सौराष्ट्र। लाजवर्द दोस्तों मेसोपोटामिया और सीसा ईरान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पे समझिएगा। देखिए वृक्ष पूजा, अगर बात करते हैं कि वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा, कौन से पूजा? वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता से? सिंधु सभ्यता। ठीक है, देखिए स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह जो ऐसे होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, होता है। हाँ, अगर बात करते हैं ये जो स्वास्तिक चिन्ह है, ठीक है, यानी याद रखिएगा मेन रूप से स्वास्तिक चिन्ह, उल्टा हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं, देखिए ऐसे होता है ना। हाँ, ये हो गया स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, तो स्वास्तिक चिन्ह की अगर हम बात करते हैं, समझिएगा, तो स्वास्तिक चिन्ह संभवतः जो है ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। किस सभ्यता की देन है दोस्तों? स्वास्तिक चिन्ह जो है ये किस सभ्यता की देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। किसका अनुमान लगाया जाता है? सूर्योपासना का। ठीक है, यानी सूर्य की पूजा करने का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में यानी सिंधु घाटी में मेन रूप से किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सिंधु सभ्यता में मार्त देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। किसकी उपासना? तो मार्त देवी की जो उपासना है सबसे अधिक प्रचलित थी, खास करके। ठीक है, पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड। ठीक है, याद रखिएगा कि पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, यानी पूजा करने योग्य था। कुब्बड़ वाला जो सांड था वो खास करके पूजा करने योग्य पूजनीय था दोस्तों। खास करके पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, यानी पूजा करने योग्य था। याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कि स्त्रियों की अगर बात करते हैं, समझिएगा, स्त्री जो है मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो है वो मृत शतात्मक थे। कैसे थे? मृत
शतात्मक। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। सैंधवभाषी जो थे खास करके वो सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, ठीक है, शिकार करना, याद रखिएगा दोस्तों। पशु पक्षियों आपस में लड़ाना, आज भी होता है दोस्तों मछली पकड़ना, ठीक है, गांव में अभी भी लोग मछली पकड़ते हैं, मछली मारते हैं। शिकार करना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना। चौपड़ और पासा खेलना, ठीक है, ये आप पासा भी आज लोग खेलते हैं। आदि साधनों का प्रयोग क्या करते थे इन लोग मनोरंजन के लिए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग जो है काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। यानी सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे, काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है, तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, समझिएगा। देखिए कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर, ठीक है, यानी कि समान लोगों के लिए रहने हेतु निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा कि कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका जो निचला शहर था वो भी किले से घिरा हुआ था, ठीक है। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा, काली चूड़ियां होता है, ठीक है। कालीबंगन का जो अर्थ होता है मेन रूप से काली चूड़ियां होता है। कालीबंगन जो दोस्तों राजस्थान में स्थित है, ठीक है, और कालीबंगन जो दोस्तों ये घग्गर नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी, घग्गर नदी, ठीक है। यहां से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेतों जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि कालीबंगन से क्या मिले हैं, तो खेत जोते जाने के साक्ष्य मिले हैं और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण भी मिले। कहां से, तो कालीबंगन से मिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रदा प्रथा और वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। वैश्यावृत्ति आपको पता है दोस्तों, ठीक है, वैश्यावृत्ति का मतलब क्या होता है, प्रदा प्रथा, जैसे कि सोनागाछी है दोस्तों, क्या है वैश्यावृत्ति, मतलब वहां पे थोड़ा सा ज्यादा फेमस है। उसी तरह से वैश्यावृत्ति जो है मेन रूप से ये सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। और प्रदा प्रथा, ठीक है, याद रखिएगा, शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, याद रखिएगा। शवों को जलाने के लिए पर ये भी प्रथाएं प्रचलित थी, शवों को जलाने के लिए और गाड़ने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। हड़प्पा जो है, हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। यहाँ सवाल बन सकता है, ठीक है, सवाल ये बनेगा कि हड़प्पा में, ठीक है, शव को दफनाने के लिए और मोहनजोदड़ो में जलाने के लिए क्या था, प्रथा प्रचलित थी खास करके, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधि मिली है, युग्म समाधि, ठीक है, यानी कि एक जोड़ा समाधि मिला है खास करके, कहां पे, तो लोथल एवं कालीबंगा में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए सैंधव सभ्यता की जो विनाश का कारण जो माना जाता है खास करके सबसे प्रभावी कारण जो है वो बाढ़ को माना जाता है, ठीक है। देखिए जो सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश का कारण क्यों माना जाता है, वो ऐसा माना जाता है कि वहां पे बाढ़ आया था काफी ज्यादा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है मेन रूप से वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, जिसकी वजह से बाढ़ आने के कारण वो जो पूरी प्रथा है, वो मतलब पूरी जो सभ्यता थी वो पूरा विनाश हो गया। यानी कि सैंधव सभ्यता के विनाश का जो सबसे जो प्रभावी कारण माना जाता है वो बाढ़ माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, बाढ़, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे समझिएगा, देखिए आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो टेराकोटा कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों डिस्कस यहाँ पे हम लोग ये करने वाले हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा है, ठीक है, हड़प्पा दोस्तों ये रावी नदी किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का सहीवाला जिला में स्थित है कौन, हड़प्पा, ठीक है, याद रखिएगा। और हड़प्पा खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था 1921 में, ठीक है, किसने किया था, तो माधव स्वरूप वत्स 1926, उसके उत्खननकर्ता कौन थे, माधव वत्स से और व्हीलर थे, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि खोदे थे, ठीक है। मेन रूप से आपको ध्यान रखना है, मेन रूप से आपको ध्यान ये रखना है, प्रमुख स्थल है, इधर नदी है दोस्तों, ठीक है, और इधर स्थिति है और इधर क्या है,
जिसका खोज किया है वो है दोस्तों, ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है। देखिए मोहनजोदड़ो की अगर बात करते हैं, मोहनजोदड़ो दोस्तों ये सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो, और इसका खोज कौन किया था? तो राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था, ठीक है। यानी मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किए थे। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में स्थित है। चनहुदड़ो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये भी सिंधु नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा। और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में नवाब शाह जिला में स्थित है। इसका खोज मैके ने 1925 में किया था, ठीक है। कालीबंगन दोस्तों ये घाघर नदी किनारे स्थित है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा कालीबंगा। और इसका खोज किया था अमलानाथ, ठीक है, अमलानंद घोष 1951 में, बीबी लाल एवं बीके थापर, याद रखिएगा। कोट दीजी ये सब क्या है दोस्तों? ये हड़प्पा कालीन स्थल है। कोट दीजी दोस्तों ये भी सिंधु नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा। ये भी सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में है, जिसका खोज किसने किया था? फजल। ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इधर वाला, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बात करते हैं, रंगपुर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये मादर नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा। ये गुजरात का काठियावाड़ जिला में स्थित है। रोपड़ दोस्तों याद रखिएगा, ये मेन रूप से सतलज नदी किनारे स्थित है रोपड़। लोथल दोस्तों याद रखिएगा, ये भोगो नदी किनारे है। ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में है, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है लोथल, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आलमगीरपुर ये हेंडन नदी किनारे है। सुतकांगेडोर दोस्तों ये दास नदी किनारे है। बनावाली दोस्तों ये रंगोई नदी किनारे है। और धौलावीरा दोस्तों ये लूने नदी किनारे है। और सुतकाह ये सादी कौर नदी किनारे है। बात करेंगे कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में स्थित है। सुतकांगेडोर दोस्तों कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है दोस्तों। बनावली जो है ये हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है। धौलावीरा दोस्तों गुजरात में है, कच्छ जिला में। और सुतकाह जो है ये खास करके बलूचिस्तान में, दक्षिणी बलूचिस्तान में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये दोस्तों थोड़ा सा हमारा हड़प्पा कालीन स्थल जो है खास करके सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।